Good morning, everyone. Today we are going to be learn about nucleophile. Okay, so this is a very much important concept when we are going to study the reaction in chemistry. So reagent is a very much important point concept regarding to the reaction. So that's why in previous lecture we discussed about the electrophiles. What are the electrophiles? Okay, and now in today's lecture we are going to learn about the nucleophiles. This is the another species. Okay, so this is the ionic species, or maybe the neutral molecule is there, but it having a lone pair of electron. So electron rich species is known as a nucleophile. इलेक्ट्रॉन रिच जिस मॉलिक्यूल पे ग्रुप पे जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा लगती है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे हम हाइड्राइड एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, इसको हम स्टडी करेंगे अच्छे से और समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, किस तरह से वो रिएक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि न्यूक्लियोफाइल हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें with the help of example we are going to understand it. So there is a first example is a hydride. There is a hydride H negative. Okay, negative ion is there, means that indicate there is a more electron density. Negative charge क्या indicate करता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो ऐसे स्पेसीज क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है ना। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगी है तो क्या होगा, दिस कन्वर्ट इनटू दी H। तो H जो है ये इसका स्टेबल फॉर्म है एज कंपेयर टू द H नेगेटिव। ओके, तो ये जो स्पेसीज हम समझ रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल और रेडिकल, इन सभी स्पेसीज में जो सभी रिएजेंट में हमने क्या इंटरमीडिएट में हमने क्या देखा कि देयर इज अ चार्ज और इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज और इलेक्ट्रॉन। तो जिस कोई भी स्पेसीज पे अगर चार्ज होता है, मे बी द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और सिंगल इलेक्ट्रॉन, बट those species they are highly unstable. They are highly unstable. ये ऐसे जो भी इंटरमीडिएट स्पेसीज होती है they are highly unstable because वहां पे क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से इट्स वेरी ईगर फॉर द इलेक्ट्रॉन। वो क्या सोचेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने जल्दी हमें मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि जब हमें भूख लगती है, वी आर वेरी हंगर, ओके, मींस वी हैव अ deficiency of food, so we are strongly hunger, so we are unstable in that condition, in that situation. Okay, but a similar condition is there if you are intake a more food, है ना। अगर हमने खाना बहुत ज्यादा खा लिया तो in that condition you become to be the more unstable. Okay, so that means your stability is lost due to there is the charges. Okay, whether it is positive charge, negative charge or radical is there. So any type of intermediate they are highly unstable, and we know that this intermediate is formed in between two transition state. Okay, in between two transition state. तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, जैसे कि हमने SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में हमने देखा है कि SN1 मैकेनिज्म में जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट रहती है, देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ओके, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट एंड देन दिस इज द ट्रांजिशन सेकंड एंड देन दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट and this is to be the second transition state. Okay, so this is the second transition state and this is the first transition state, and in between to this means at this position यहाँ पे हमें ये जो है इंटरमीडिएट देखने को मिलते हैं। ओके, ये देखने को मिलते हैं। तो ये कौन से हो सकते हैं, ये में भी पॉजिटिव, जैसे कि SN1 में क्या होता है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, मतलब कार्बोकटायन एज अ इंटरमीडिएट वहां पे हमें देखने को मिलता है। सो दीज आर द इंटरमीडिएट। तो ये यहाँ पे बनते हैं। अब ये वाली जो पोजीशन होती है ना, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन लाइफ स्पैन पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे जो है वेरी स्मॉल लाइफ स्पैन पोजीशन होने की वजह से, मतलब बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे ये कंडीशन बनती है और ये जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में और फाइनली इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ओके,
तो ये जो है यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट होता है यहाँ पे, तो ये वेरी स्मॉल टाइम के लिए फॉर्म हो रहा है। इसी का मतलब क्या होता है कि दो स्पीशीज आर हाईली हाईली अनस्टेबल। ओके, तो वो ज्यादा अनस्टेबल होती है, इस वजह से वो बहुत कम टाइम के लिए वहां पे फॉर्म हो जाती है। तो ये होते हैं इंटरमीडिएट। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल को स्टडी किया। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज वेरी सिंपल। Simply we can define to the nucleophile, there is an electron rich species. Okay, they're having a more electron, and these electron are available for donate to the another electrophilic species. So such a species is known as to be the nucleophile. Okay, and this nucleophile is attack on the electrophilic center. Okay, so it behave as a electron rich species. Okay, so species which can act as a nucleophile. अब कौन सी species जो है कि न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट हो सकती है, इसे हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल नेगेटिव चार्ज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज बेरिंग स्पीशीज कोई भी होती है तो वो न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट हो सकती है ऑल नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हाइड्राइड है, हाइड्रोक्सी है, NH2 नेगेटिव है ना, हैलाइड नेगेटिव है, यहाँ पे साइनो नेगेटिव है, और सल्फोनिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का जो अनायनिक पार्ट होता है। तो इन सभी स्पीशीज में आप देखेंगे कि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, there is a negative charge, and that negative charge make it nucleophile because it is the electron rich species. तो ये जो है ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, तो दे आर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। देन indirect nucleophile is a ALH4 negative, BF4 negative, BH4 negative। मीन्स यहाँ पे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि BH3 होता है, BF3 होता है, ALCH3 होता है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं, बट ये एब्स्ट्रैक्ट करते हैं एक प्रोटॉन को। ठीक है, अब ये प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये हो गए सब, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज दिख रहे हैं हम लोगों को। तो ये सारे जो है ये न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होते हैं। देन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि H2O है, अमाइन है, एनालिन है। तो ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें भी हमें इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन जो होती है वो देखने को मिलती है। So here example is a H2O molecule. So we know that in H2O molecule on oxygen there is a lone pair of electron. Okay, this lone pair of electron. So this lone pair of electron is available for donate to the another electrophilic species. So that's why this H2O is behave like a nucleophile. Okay, H2O जो है ये as a nucleophile करके act होता है, whether it is neutral molecule. Okay, है ना। अमोनिया ये भी एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बट नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑन दिस नाइट्रोजन देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन, एंड इट फॉर्म द it donate to the another electrophilic species and act as a nucleophile. उसी तरह से एनेलिन है, एनेलिन में भी नाइट्रोजन वहां पे हमें देखने को मिलते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज को, और वहां पे वो एज अ न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होते हैं। उसी तरह से ये जो पाई सिस्टम देखते हैं हम किसी मॉलिक्यूल में, जैसे कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, likely there is a alkene molecule is there. This is the alkene molecule, and alkyne molecule is also there. And there is a triple bonded carbon carbon triple bonded molecule. So in this type of molecule there is a carbon and this carbon double bond. Okay, so same wise there is a carbon carbon triple bond. So this type of molecule having a pi bonded electron, this pi bonded electron are weakly bonded electron as compared to the sigma bonded electron. So that's why this electron is act as a this electron
No problem. Okay, so these all pi electron having system we were like a nucleophile, because what happened, we can see here there is a carbon carbon double bond, and when this double bonded molecule it react with the electrophilic species, there is a carbon and this having to be oxygen is there, so this is the carbonyl molecule, and then this react to each other. So in that condition this pi bonded electron react with this electrophilic center. So this 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 reason make this pi electron system become to be nucleophilic in nature. ओके, तो ये इसको न्यूक्लियोफिलिक बना देती है। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वीकली बॉन्डेड होते हैं। अब ये जो वीकली बॉन्डेड होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्डेड, ये वीकली बॉन्डेड ज्यादा होते हैं, है ना। अब ये वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड वीक होने की वजह से इजीली ब्रेक डाउन होकर इलेक्ट्रॉन किसी और स्पेसीज को डोनेट करने के लिए यहाँ पे चांस है ना। तो इस वजह से ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो होता है उसका, जैसे हम यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कंसिडर करते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो या ये अनायनिक स्पेसीज या कोई भी ये हम कहेंगे कि निगेटिव चार्ज बेरिंग स्पेसीज जो है, जिसे हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज, फिर उसके बाद में ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और फिर उसके बाद में ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो होता है, जो इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी जो कहते हैं, उसकी एबिलिटी जो कहते हैं, इलेक्ट्रॉन donating ability of the nucleophile, we can maintain the trend of this different nucleophilic species. So firstly you have to put this anion or this negative charge bearing species, that is the nucleophile. ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। फिर उसके बाद में हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल को रख सकते हैं, because there is a lone pair of electron, and this lone pair of electron, they are free electron, they are not involved in bonding, so that's why they are easily available for donation. Okay, and then after all, so third position you can give to this alkene type of molecule, then there is a unsaturated or pi electron system. So that's why this pi electron system we put at the third position as compared to this negative charge and neutral molecule, because there is a bonded electron, there is a non-bonded electron, and these are the ionic species. So ionic species is always so unstable, and that's why for stability they redistribute the electron, and that's why they act as to be the strongest nucleophile as compared to this neutral molecule and molecule having the pi electron system. Okay, the metals can also act as a nucleophile, like sodium. For example, is sodium. All the metal we can see there, it has the ability to donate the electron. Okay, so according to the definition of nucleophile, we can say they act as to be the nucleophile. But they donate the electron means it gives the electron, and that's why it forms the salt molecule. Salt. Okay, so they are very rare example we found with this nucleophilic nature of this metal, but mostly we can see in different reaction this three act as to be the nucleophile. So this is the hydride as a nucleophile, and neutral molecule is the nucleophilic in nature, and pi electron system molecule is also act as to be nucleophile. तो इसमें से हमें समझना है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है ना। तो इस तरह से हम न्यूक्लियोफाइल को समझ सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इट अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, और इसके साथ में अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्ट होता है, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगा, इट एक्ट ऑन दिस कार्बोनिल सेंटर। ओके, और ये डबल बॉन्ड को ओपन अप कर देगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, मतलब ये रिएक्ट होता है, ठीक है ना। उसी तरह से साइनो या कोई भी यहाँ पे जो भी देखेंगे हम, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो होता है, उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये सारे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अटैक करते हैं, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। बट इसमें सम टाइम क्या होता है कि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि थोड़ा सा वहां पे बल्कियर ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के बाजू में, तो इस वजह से ऐसे कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होता है न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग।
तो देखो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होता है. रिएक्शन मैकेनिज्म इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन टू हाउ बॉन्ड आर ब्रोकन एंड फॉर्म एज स्टार्टिंग मटेरियल टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है, तो हमने कहा था पिछले कुछ लेक्चर में कि रिएक्शन क्या होती है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस जो होती है उसे हम रिएक्शन कहते हैं. तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तभी जाके वहां पे रिएक्शन हमें देखने को मिलती है. ठीक है, अब ये रिएक्शन कैन ऑकर आइदर इन वन स्टेप और सीरीज ऑफ स्टेप. ठीक है ना, तो रिएक्शन जो है इसे स्टेप वाइज मैनर में हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं. ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, रिएक्शन मैकेनिज्म कहेंगे. और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और बॉन्ड मेकिंग होता है तो ये किस तरह से होता है इसे हम अब आगे जाके समझेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग की प्रोसेस होती है, हो सकता है एक ही स्टेप में हो जाए या हो सकता है स्टेप वाइज मैनर में हो जाए. जैसे कि हम SN1 मैकेनिज्म को देखते हैं, तो SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है SN2 है ना, जहाँ पे बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली होता है कि नहीं. तो इसे हम कहेंगे वन स्टेप रिएक्शन कहेंगे, है ना, यानी कि कंसर्टेड रिएक्शन भी कह सकते हैं. और सेकंड कंडीशन जो होती है उसमें जो है रिएक्टेंट रिएक्ट होता है और इंटरमीडिएट बना देता है, और उसके बाद में फिर से वहां पे रिएक्शन होने के बाद हमें बी एज अ प्रोडक्ट वहां पे देखने को मिलता है. तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो रहा है, बट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बीच में एक कंडीशन आती है जिसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहते हैं. तो ये वाली कंडीशन जब आती है तो उसे हम नॉन कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं और स्टेप वाइज रिएक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग हो सकता है, स्टेप वाइज मैनर में हो सकता है या डायरेक्टली वन स्टेप में भी हो सकता है. अब बॉन्ड जो है, टाइप ऑफ बॉन्ड हमें पता होने चाहिए, है ना. कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन जाता है ना उसे कहेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड एंड पाई कोवेलेंट बॉन्ड, है कि नहीं. मतलब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग. ओके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर एक्सियली वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होने के बाद शेयरिंग होता है तो इट गिव्स द सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड. And if there is a lateral overlapping of atomic orbital and occur the sharing of electron, so this is called as pi covalent bond. Okay, second is the ionic bond. We can see here there is the example is the NOH, AgOH, MgCl2. So this type of molecule there is a ionic bond. This molecule is formed by the ionic bond. Okay, तो इसमें क्या होता है, आयन होते हैं, आयन, दो आयन हमें देखने को मिलते हैं, कोई मॉलिक्यूल बनता है तो यहाँ पे, तो ये फॉर एग्जांपल NaOH का अगर हम लेते तो Na जो होता है इट इज Na पॉजिटिव एंड OH जो है, OH जो है वो OH निगेटिव. ठीक है ना, तो ये है निगेटिव पार्ट और ये जो है ये पॉजिटिव पार्ट. ठीक है ना, तो यहाँ पे दो आयन हमें देखने को मिल रहे हैं, इन दो आयन में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से द मॉलिक्यूल कम क्लोजर एंड फॉर्म the ionic bond. Okay, these are the ionic molecule. Then coordinate type of bond, we know that there is a involvement of two electron in a bond formation. दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो भले ही कैसे शेयरिंग से आ जाए या आयोनिक के इंटरेक्शन से आ जाए, या जब बॉन्ड फॉर्म होता है कि वहां पे दो एटम होते हैं और दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, और ऐसे कंडीशन में हो सकता है दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्म करें. ओके, हो सकता है कि दोनों भी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ए ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, और दोनों के इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे हमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है. तो दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, one electron from A, one electron from B, so sharing of electron, so this is called as covalent bond. Okay, but in some condition this two electron come in a bond formation or involve in a bond formation, it come from the only one atom. Means ये जो A है, A के साथ में B ने बॉन्ड फॉर्म किया, हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, पर दो इलेक्ट्रॉन
वहां पे सिर्फ एक ही एटम वहां पे इन्वॉल्वमेंट दे देता है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये बी ने समझो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो भी वहां पे बॉन्डिंग में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज अ कोऑर्डिनेटिव टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और ये ज्यादातर बॉन्ड हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं इसमें हम देखते हैं, जिसमें एक ही जो है यहाँ पे जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन जो है इस एग्जांपल में, ये क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है टू द मेटल, है ना। मेटल जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये सेंट्रल मेटल आयन होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल को दिए जाते हैं तब जाके यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, उसे कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्ड कहेंगे। तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ही देगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इस तरह के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, और ये बॉन्ड इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से ये एरो दिखाते हैं बॉन्ड के ऊपर, और ये जो एरो होता है ये इंडिकेट करता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्ड। देन नेक्स्ट इज अ मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड, अब मेटल जो है उनमें जो बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है उसे हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। और एक बॉन्ड होता है जैसे कि फ्रेंडशिप बॉन्ड, जो सबको पता होता है। ठीक है, then type of steps in reaction mechanism. So I hope you understand this all concept, and in the next lecture we are going to be discuss this topic, step types of steps in reaction mechanism. But now I'm going to be end this meeting, and if you have any question and queries you can ask me.